नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सवाल तो पूछेंगे में आज बहुत ही अहम मुद्दा है। वो मुद्दा जो बिहार की सियासत के हर सीट को प्रभावित करने में सक्षम है। और संत ये बताते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। लेकिन सियासी मठाधीश ये बताते हैं कि संगत से गुण का तो पता नहीं, साथी के अवगुण जरूर चिपक जाते हैं। सियासत में मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी और उनकी पार्टी का मूल आधार संघ मुसलमानों के लिए अछूत बताया जाता है। भले वो कितना प्रयास क्यों न कर लें, कट्टर पंथ से किनारा कर कंप्यूटर और कुरान के लिए कहते रहे हों, योजनाओं की बौछार कर दें, फिर भी बात नहीं बनती। बस इसी बात पर राजनीतिक पंडित ये भी बताने से गुरेज नहीं करते कि बीजेपी के साथ रहने वालों पर भरोसा कायम करने को लेकर मुस्लिम समाज संशय की स्थिति में रहता है। नीतीश कुमार कोशिश तो खूब कर रहे हैं, साथ में स्यापे से साफ बच निकले, दावते इफ्तार में दस्तरखान लगा रहे, ईद की सेवइयों की मिठास भी चख रहे हैं और किए गए कामों का हवाला दे रहे हैं। पर इन सब के बाद भी सवाल तो बना रहता है कि क्या मुसलमान रखेंगे नीतीश का मान। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। आज कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए एनडीए सरकार द्वारा किए गए कामों का बखान किया है। लंबी चौड़ी लिस्ट थी उनके साथ, ये कर दिया वो कर दिया, और साथ ही आश्वासन ये वो भी चुनाव से ठीक पहले कि जो रह गया है वो आगे कर देंगे। किशोर जी, क्या इन सब कोशिशों से ये कामयाबी मिल पाएगी? नीतीश कुमार का मान ये समाज रखने के लिए तैयार नजर आएंगे? देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार ने एक स्लोगन दिया था कि नीतीश सबके हैं। यानी नीतीश कुमार जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध हर धर्म के लिए लगातार काम करते रहे हैं। अभी चूँकि आप अल्पसंख्यक को मुस्लिम समाज से जोड़ रहे हैं तो हमारे पास तकरीबन इतने आंकड़े हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएगा। नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जिसके लिए ब्रूस्ट इंस्टीट्यूशन ने 2012 में एक लेख लिखा था। अमेरिका का एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। उसने एक लेख लिखा था कि नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और नो कास्ट नो क्रीड का उन्होंने स्लोगन दिया था। चाहे मुस्लिम की बात हो या सिख की बात हो या ईसाई की बात हो या जैन की बात हो या बौद्ध की बात हो, अगर मैं आंकड़े और योजना गिनाने लगूं तो शायद यह शो का टाइम कम पड़ जाएगा। नहीं, मैं इन शॉर्ट यही कहना चाह रहा हूँ। अल्पसंख्यक समूहों की बात नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से आज कार्यक्रम जो था वो मुसलमान समाज का कार्यक्रम था, तो ऐसे में सिर्फ उन्हें से केंद्रित हम बात करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, नीतीश कुमार जी अगर आप मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो बिहार पहला स्टेट बना जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी करी, और अभी करीब 9200 कब्रिस्तान पूरे बिहार में आइडेंटिफाइड हुए थे, जिसमें से 8800 कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी है। हमने मनेर शरीफ को अपग्रेड किया, मनेर शरीफ का सर्किट जो था उसको बेहतर बनाने का कोशिश किया। और आप जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम समाज के लिए नई मंजिल योजना चलाई गई, जिसके लिए विश्व बैंक ने करीब 650 करोड़ रुपया दिया। ये वो बिहार था जिस बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में इस 17% आबादी के लिए 3.5 करोड़ का बजट हुआ करता था। उसी आबादी के लिए नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ 650 करोड़ का बजट अनाउंस किया, अब आप बजट साइज देखेंगे तो 700 करोड़ से अधिक का बजट साइज हो गया है। वहीं विश्व बैंक जैसी संस्था भी बिहार में अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती है। ये लिस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लेकर आए थे और उसी कार्यक्रम में उन्होंने इस लिस्ट में से कई चीज़ों को मुखरता से कहा है। और इस लिस्ट के बावजूद क्या ये भरोसा कर सकती है पार्टी के नेता कि वो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, अलग अलग घटक दलों के साथ अलग अलग भावनाएं हैं इस समूह के लोगों की, तो क्या वो एकजुट हो पाएगी भावना और साथ नीतीश कुमार का मिल पाएगा एनडीए में होते हुए? देखिए, नीतीश कुमार की भावना अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी हुई है और अल्पसंख्यक समाज की भावना नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। चलिए, इस पर हम आपको रोकेंगे। हम थोड़ा प्रमोद जी की बात इसी विषय पर जान लेना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की भावना अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई है, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन क्या उस समुदाय की भावना नीतीश कुमार जी से उसी अनुपात में और उसी अंदाज में और उसी आत्मीयता के साथ जुड़ी हुई है? प्रमोद जी क्या कहेंगे?
देखिए दीपक जी, आज मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह बापू सभागार में मनाया गया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उपस्थित थे। और आपने देखा कि वहाँ उपस्थित जो मदरसा के जो शिक्षक थे उन्होंने ही जो है वहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि अब जो है मुसलमानों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जो के प्रति जो है विश्वास बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। और ये तब परिलक्षित हुआ था, तब दिखाई पड़ा था जब वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया था और जो दावते इफ्तार का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किया जाता रहा है शुरू से, उसका उन्होंने बहिष्कार करने का काम किया था। 7 मुस्लिम संगठनों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का काम किया था। और क्या कहा था बहिष्कार करने से कि आपका जो ये आयोजन है उस सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का है, लेकिन ये सामाजिक सौहार्द जो है आपकी नीतियों में, आपके कार्यक्रमों में दिखाई पड़ना चाहिए, जो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वक्फ संशोधन बिल पर जो आपका समर्थन है उससे हमको आघात लगा है। ये महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा कि पटना के गांधी मैदान में लाखों की तादाद में जो है मुसलमान समाज के लोग उपस्थित हुए थे और वो अपने हक और अधिकार के लिए किनको अपना दोषी बता रहे थे ये बतलाने की जरूरत नहीं है। तो आप लाख दावे करते रह जाइए। जरूरत है प्रमोद जी, पहेलियां ना बुझाए तो बेहतर होगा। बताने की जरूरत है कि वो किनके साथ थे और किनके विरोध में थे। हम यही जानने का तो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो ये सवाल है। साफ और स्पष्ट है कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड ने खुल करके केंद्र सरकार को ये मदद करने का काम किया, तो उस पर तो जैसे समाज के लोग मुखर होकर के उन्होंने विरोध करने का काम किया। ये बतलाने की जरूरत है क्या? और आप देखिए आज मदरसा शिक्षा बोर्ड की ही यदि बात हम करें तो 2020 से ही मदरसों में बहाली बंद है, जिसकी वजह से बिहार के सैकड़ों मदरसे बंद हो चुके हैं। 1128 कोटि के पुराने शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है और 1138 कोटि के शिक्षक हाफिज के पद पर बहाल हैं, तो उन्हें वेतन के नाम पर महज एक छोटी सी राशि मुहैया कराई जा रही है। अब आप बताइए कि आप ये कार्यक्रम आपने बुलाने का काम किया और आपका 2 वर्षों से मदरसों के शिक्षक का जो है वेतन आपने बंद कर रखा है और वो उस कार्यक्रम में ही जो शिक्षक थे वो अपने वेतन चालू करने की बात कह रहे थे। उन्होंने तो मुर्दाबाद के नारे तक लगाने का काम किया। अब बतलाइए, जिस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उपस्थित हो और उनके सामने अगर इस प्रकार का जो है सर काम होता है तो कहाँ, कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनके प्रति मुसलमानों में जो है विश्वास है? जब आप हम जान लेते हैं और अधिकार वो को छीनने का काम करिएगा और आप कहिएगा कि हम आपके लिए ये काम किया, हमने ये काम गिनाने का काम किया। अरे सरकारें होती किस लिए है? सरकार का काम क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं प्रमोद जी। और नीतीश कुमार ने इस बात का भी, सभी वर्गों को आपको साथ लेके चलना ठीक है, नीतीश कुमार ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार ये काम कर रही है। उनसे पहले वाली जो 2 सरकार थी उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये एनडीए की सरकार आने के बाद ये काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बिल्कुल आपको समय देंगे वक्फ पे ना किशोर जी, आपको समय देंगे। नहीं, जो कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 1990 से पहले, मतलब 2005 के पहले कुछ नहीं हुआ, तो वो अक्सर बोलते रहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी। लेकिन क्या था मैं बतलाता हूं। अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया था, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी गई थी, 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की गई थी। बीपीएससी में उर्दू लिपि को परीक्षा में मान्यता देकर मुसलमानों को अधिकारी और पदाधिकारी बनाया गया था। राज्य भर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया गया। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के साथ 6 अन्य यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली की गई। उर्दू एकेडमी और उर्दू एडवाइजरी बोर्ड को गठित करके उसके लिए फंड मुहैया कराया गया। विधानसभा और विधान परिषद में उर्दू को मान्यता देते हुए सारे कार्यों की जो प्रोसीडिंग है उर्दू लिपि में छपवाया और उर्दू जानने वालों को विधानसभा में, विधानमंडल में नियुक्ति की गई। ये महत्वपूर्ण कदम उस समय 1990 से 2005 के बीच उम्मीद में करते हैं आपके लिस्ट का एक हिस्सा पूरा हो गया होगा। हम फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ मदरसा बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अफजल अब्बास जी भी जुड़ चुके हैं। अफजल अब्बास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अफजल जी, इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोग जो मुखर थे अपनी समस्याओं को लेकर, उस
मुखरता को सरकार के खिलाफ इस समय समाज का आवाज बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि कार्यक्रम से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें रखी उससे समाज कितना सहमत है, कितना नीतीश कुमार के साथ होने का विचार रखता है? देखिए, जहां अब चूंकि जस्ट मैं ज्वाइन किया हूँ जी, और पूर्व के वक्ताओं ने क्या कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 2005 से लेके अब तक के इतिहास में जी बिहार में सिर्फ मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, समाज के हर तबके के लिए उत्थान के लिए काम नीतीश कुमार जी ने किया, ये जग जाहिर है। आप क्योंकि हमारे विरोधी होंगे तो बात तो कहेंगे, लेकिन जहाँ आज के प्रोग्राम के संदर्भ में ये बातें हो रही है तो इसमें मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी बार बार बोल रहे थे कि कोई भी काम हो बताइए, हमसे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट इतनी गुंजी थी कि मैं समझ हॉल के बाहर भी जा रही थी। इसका मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकलापों के किए कामों की प्रशंसा वहां के 10,000 अफजल जी, एक चीज और चाहेंगे कि आप इसमें जोड़ दें। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं प्रमोद सिन्हा जी, इन्हें मुर्दाबाद के नारे तक सुनाई दिए। आप कह रहे थे तालियों की आवाज बाहर तक जा रही थी, इन्हें मुर्दाबाद के नारे बाहर सुनाई दिए। लेट मी कंप्लीट। जी बिल्कुल, हमको बात कर लेते उसके बाद से मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं, ये साथ में जोड़ लीजिएगा, ये साथ में जोड़ लीजिएगा, बस ये आग्रह है। जी क्या बोले? अपने जवाब के साथ इसका जवाब भी जोड़ लीजिएगा, ये बस आग्रह है छोटा सा। जी नहीं, मैं चूंकि लाइव हूँ, लेकिन कौन कौन पैनल पे है, कौन एंकर है, किसी का चेहरा देख नहीं रहा, कौन बोल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जिंदाबाद का नारा लगा, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात, जो थोड़े देर के लिए परेशानी के सबब, मैं खुद वहां गवाह था, मैं मदरसा बोर्ड का एक मतलब पदेना सदस्य हूँ, मैं शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ। जी जी, वो इस नाते मैं मदरसा बोर्ड का पदेना सदस्य हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वहां एक भूल हुई है। वो भूल ये है कि ये 1637 या 38 जितने मदरसा जो का दोबारा उसका जांच चलता, उसकी मांग होती थी। जब माननीय मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार बैठे हुए थे और इसकी फाइलें बढ़ी हुई हैं और फाइल आगे तक गई हुई है, इसको घोषणा कर देना चाहिए था। पब्लिक का डिमांड यही था। और लोगों में शिकायत ये आई कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चलिए वहां पे अनाउंस होगा। अब ये कैसे चुप उनसे हो गई, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन जो लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे वो प्रायोजित हो सकते हैं, नीतीश कुमार के समर्थक नहीं थे वो। ये मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट उनकी बात पे जब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तब इसका मतलब क्या होता है? कुछ हो सकता है कि कोई और भी पार्टी के लोग आ सकते हैं। अब मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा हम नहीं जानते हैं कौन लगा रहा था। नहीं बिल्कुल, अपनी अपनी राजनीतिक सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है और उस पर किसी को रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। अफजल जी, हम आपके पास आएंगे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा प्रमोद जी ने उठाया था, उसका जवाब हम किशोर जी से ले लेते हैं। और वो मुद्दा वक्फ संशोधन विधेयक केंद्र सरकार का है, जिसका समर्थन जेडीयू की ओर से किया गया था। और प्रमोद जी का दावा है कि जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया केंद्र में, इसके कारण समाज के लोग नाराज हैं। पहले किशोर जी का पक्ष जान लेते हैं कि ये समाज का नब्ज कितना टटोल पाए हैं और फिर समाज के अंदर इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है, ये आपसे भी जानेंगे। किशोर जी देखिए, प्रमोद जी ने 3 बातें की। पहले वक्फ की बातें की। मैं आपको जानकारी देता हूँ कि वक्फ संशोधन बिल का जो जेपीसी का रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा प्रमोद जी जब घर जाएं तो उसको फिर से पलट के देखें। और आपको जान के आश्चर्य होगा, बिहार के अल्पसंख्यक समाज को जानना चाहिए कि राजद ने उस पर एक अपना कंसेंट तक नहीं दिया। उसके रिपोर्ट के प्रोसीडिंग्स को आप पढ़ेंगे तो राजद के किसी सांसद ने लिखकर नहीं दिया कि क्या सड़क पे वो रिपोर्ट कोई पढ़कर नहीं सुनाएगा। सड़क पर नेता मंच से जो कहेंगे वो एक माहौल बना देगा। इसलिए किशोर जी, प्रमोद जी आपकी जहां तक जेडीयू की बात है, जी जेडीयू ने कंडीशनल सपोर्ट किया। जेडीयू ने कई अमेंडमेंट करवाए। जेडीयू के सारे अमेंडमेंट इतिहास में दर्ज हैं, जेपीसी के रिपोर्ट में दर्ज हैं और संसद के प्रोसीडिंग में दर्ज हैं। जेडीयू का स्पष्ट मानना था कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसे हमें मुस्लिम समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचाना है, सब कोई उसका इस्तेमाल कर सके। और इस सकारात्मक सोच के साथ जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। आरजेडी पर हमारा स्पष्ट आरोप है। आरजेडी के लोग बताएं
कि इनके किसी सांसद ने वक्फ संशोधन बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लिखकर क्यों नहीं दिया। दूसरी बात, जब जेपीसी की टीम पटना आई थी, बिहार आई थी जी। तो आरजेडी के मेन विंग के किसी लीडर ने किसी तरह का कोई मांग क्यों नहीं किया। इनके छात्र विंग के लीडर मांग करते हैं, इनके अलग विंग के मांग करते हैं, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पे बोल रहा हूँ, जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि प्रमोद जी हमें देंगे। चलिए, तो ये तो कागजी बातें आपने बता दी है, लेकिन क्या समाज तक ये बातें स्पष्ट रूप से पहुंच पाई है? समाज में जो मंच से नेता मुखर होकर कहते रहे हैं, क्या उससे एक भाव अलग नहीं बना है? अफजल जी से हम जान लेते हैं। बस एक मिनट और एक मिनट मुझे प्रमोद जी, नहीं, इसी विषय पर चलिए ठीक है, हम प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं जल्दी से। प्रमोद जी, मुझे और समय दीजिए। किशोर जी आपको समय देंगे, बिल्कुल समय देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, इन्होंने कहा कि जब वक्फ संशोधन बिल और को जेपीसी में डाला गया तो हमारी आपत्तियों के बाद ही, विपक्ष की आपत्तियों के बाद ही जेपीसी में उसको भेजा गया था, पहली बात। दूसरी बात, इनका कहना था कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने आपत्तियां दर्ज नहीं कराई, तो हमारे नेता आदरणीय जो है राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने मनोज झा जी ने उन्होंने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का काम किया कि 18 बिंदुओं पर हमने आपत्तियां देने का काम किया है, आप जेपीसी के चेयरमैन से बात कर लीजिए और पूछ लीजिए। अब रहा सवाल, इन्होंने कहा कि बिहार में जो बैठक हुई जेपीसी की, तो बिहार में हमारे जो है जो एमएलसी है, विधान पार्षद है, कारी सोहेब जी के नेतृत्व में पूरी टीम गई थी और अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने का काम किया था। शायद जदयू के साथी ये सब बातें भूल जाते हैं। नहीं, मुझे याद है, आप सुन लीजिए, मुझे याद है, कारी सोहेब साहब याद है, सुन लीजिए। कारी सोहेब साहब गए हैं, वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से प्रपोजल, कोई प्रकोष्ठ की तरफ से नहीं, पार्टी की तरफ से भेजा गया। ये गलतफहमी से दिमाग से निकाल दीजिए। वो हमारे नेता हैं और उनको हमारे नेतृत्वकर्ता ने वहां जाने के लिए कहा, उनके नेतृत्व में वहां टीम भेजी गई। शायद आपको जानकारी नहीं है। थोड़ा सामाजिक पहलू भी एक सेकंड क्लियर कर दें। राज्यसभा में जो हमारे सांसद होंगे, लोकसभा में जो हमारे सांसद होंगे, वही संसद में जेपीसी में जाकर के देंगे। जब यहाँ हमारे नेतृत्वकर्ता ने, हम एमएलसी हैं हमारे कारी सोहेब जी, उनके नेतृत्व में टीम बना करके भेजा, वहां जाकर के उन्होंने बैठक की, अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया। मिस्टर सिन्हा कौन है, बता दीजिए। अब आप जो है ये बातें जो कह रहे हैं, तो ये नहीं, मेरा सीधा मानना है कि आप जो अपनी बातें कह रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, क्या लोग जब गांधी मैदान में जुटे थे तो क्या आपके बारे में और चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में वहां लोगों ने क्या कहने का काम ठीक किया? है प्रमोद जी, हम आते हैं आपके पास। अफजल जी से जान लेते हैं, समाज तक इतनी बातें पहुंची है, ये दोनों खेमा, चाहे एनडीए खेमा हो या आईएनडीआई अलायंस खेमा हो, दोनों खेमा कह रहे हैं कि ये वक्फ को लेकर अपनी अपनी बात रखे थे, समाज को लेकर इनके पार्टी में जो समाज के प्रतिनिधि हैं या पूरी पार्टी इस समाज को लेकर जो संजीदगी दिखाती है उसके अनुसार अपनी बातें रखी गई थी। समाज तक क्या बात गई थी वक्फ को लेकर विशेष रूप से? अफजल जी ये भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज चुनावी मामला बन सकता है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट की जहां बिल की बात जहां तक, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता, मुझे ये पार्टी के साथ है, पार्टी की बात करें, पार्टी के वफादार एक छोटा सिपाही के हैसियत से भी बोला और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से भी। ये बिल्कुल सही है कि वक्फ अमेंडमेंट, आज भी मैं कह रहा हूं कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। इसमें और समय लेके बारीकी से लेकर किया था, लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि मैं पार्टी का एक वर्कर हूं और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं और प्लस मुसलमान भी हूं जी, तो इसलिए मेरी तीनों जवाबदेही बनती है। मैं आज भी कह रहा हूं कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम था, लेकिन जब ये टेबल हुआ था उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया, भागे भागे हम लोग आए और उस वक्त हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैं खुद, जमा खान साहब, विजय चौधरी साहब और एक दो और नेताओं ने ये कहा कि मामला क्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री हम लोग कहा तो फौरन संजय झा साहब को कहा गया और तब जाके जेपीसी में गया। इसका क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार जी को। उसके बाद जो 5 अमेंडमेंट को हटाया गया उसमें से, वो भी हमारी पार्टी का देन है। लेकिन अब मामला सब जुडिस है, तो इसमें बहस करना बहुत ज्यादा मानी नहीं होता है। वक्फ के कुछ मामले पे मुसलमानों में नाराजगी है, लेकिन 20 साल के इतिहास के कामों को कैसे मुसलमान भुला देगा? हम वक्फ की समीक्षा नहीं कर रहे हैं अफजल जी, हम वक्फ को लेकर अलग अलग पार्टी के नेताओं का जो इरादा है, उन्होंने जो अपने भाव प्रदर्शित किए हैं, उस भाव पर समाज में कितनी संवेदनशीलता है, समाज में क्या संदेश गया है, बस ये समझना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि ये
बिल्कुल सही कहा आप। सवाल, ये सवाल बिल्कुल सही है। एक मुद्दा है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो सेंसिटिव मुद्दा था, है, इससे इनकार नहीं कर रहे इसका। लेकिन हमने जो आप पे 100 एहसानात किए हो और एक कहीं से गलती या भूल या कहीं से उसमें कुछ हुआ है, तो हम 100 एहसान है, 100 कामों को आप ताक पे नहीं रख सकते। हमारी काम, अपने कामों के बीच में फिर जाएंगे हम। और हमने जो किया है संवाद यात्रा के दौरान, संवाद जो प्रोग्राम अल्पसंख्यक संवाद जो हर जिला में किया, मैं भी गया था, 4 जिला गया था, मुसलमानों ने कहीं सवाल उठाए नहीं, जबकि मैं खुद चेयरमैन हूँ। उन्होंने कहा नहीं नीतीश कुमार जी ने काम किया, अखिलेश के लिए किया, काम किया है ये, और ये मजदूरी का बदला मिलना चाहिए। अब्बास जी, एक और छोटी सी चीज, ये स्थिति स्पष्ट आपने कर दी, बहुत अच्छी बात है। एक और छोटी सी चीज है, प्रमोद जी अपनी बात रख रहे हैं, किशोर जी अपनी बात रख रहे हैं। चूंकि आप उम्रदराज व्यक्ति भी हैं, सियासी और सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय भी व्यक्ति हैं, तो नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि पहले की 2 सरकारों में कुछ होता था जी। प्रमोद जी पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं कि ये चीजें हुई है, पहले की सरकारों ने ही किया है। पूछिए कि माटी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट कितना था, पूछिए इनसे, बैठे हुए तो बैठे हुए हैं, सुन भी रहे हैं आपको। अब्बास जी आप सुन लीजिए, अब्बास जी अब आप सुन लीजिए। आप माइनॉरिटी का जो बजट का आप बात बोल रहे थे, जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मात्र बिहार का बजट था 3000 करोड़ रुपया, और जब वो छोड़ के गए थे तो 26,000 करोड़ रुपया था। तो लगभग उन्होंने 9.5 गुना उन्होंने वृद्धि करने का काम किया था। और जो बजट की बार बार बात करते हैं, आप सुन लीजिए ना अब्बास जी, थोड़ा धैर्य रख करके थोड़ा सुनिए, थोड़ा धैर्य रख करके सुनिए, हाँ थोड़ा धैर्य रखिए। आपके ये जो कहते हैं कि आज जो बजट है 3,17,000 करोड़ का बजट है, तो रुपये का अवमूल्यन से लेकर के बाकी चीजों पर जब आप गौर करिएगा ना और तुलना जब करिएगा, तो 90 से जब 2005 की बात करिएगा तो 9.5 गुना, और जब 2005 से अभी तो कितना गुना हुआ वृद्धि, ये क्या है? गया के राह को मत्थू जा रहे हैं आप, वो सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 2 रुपया था या 10 रुपया था, ये बता दीजिए। उस समय जो 3,000 करोड़ का पूरे बिहार का जब प्रतिशत ही बता दीजिए ना कि बजट का इतना प्रतिशत। मैं जानता हूं कि मेरे लिए भी वो आंकड़े याद रखना संभव नहीं है, वो आंकड़े याद रखना संभव नहीं है, एक राउंड फिगर, क्योंकि वो चुनौती दे रहे हैं, तो उनके अंदाज से ऐसा लग रहा है ना कि कोई बजट ही नहीं था, बस मंत्रालय गठित कर दिया गया था। मैं आ रहा हूँ जी, मुझे भी समझ दिया जाए। मैं मंत्रालय गठित, आप ये बता दें कि बिहार के कितने माइनॉरिटीज के बच्चे स्कूल में जाया करते थे। आज ये बता दे बीपीएससी में लड़के मुसलमान कितने निकल के आ रहे हैं, कहां से, उस वक्त क्या स्थिति थी। आज ये बताइए कितने अल्पसंख्यक स्कूल बनाए गए, आज कितने बन रहे, ये बताइए मुझे आप। देखिए जिस राजनीतिक चश्मा से आपने कहा ना कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं, नहीं वो तो स्वीकार कर रहे हैं, उस पार्टी के सदस्य के रूप में आप राजनीतिक चश्मे से जो बातें कहने का काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का होने के कारण ये समाज को नजरअंदाज नहीं करेगा। आप क्या बात करिएगा, जब मंडल के खिलाफ जो है कमंडल लेकर के लोग चले थे, उस समय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रथ रोकने का काम किया था। आप क्या बात करते हैं? सामाजिक न्याय के नेता के रूप में हमारे नेता जाने जाते हैं, और उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। नहीं, सभी वर्गों में बात नहीं करे तो बेहतर है। नहीं, प्रमोद जी, एक लाइन में 2 चीजें नहीं जा सकती है ना, सद्भाव रखने। नहीं, एक बयान में 2 बातें, एक चीज सुनिए, मेरी बात को सुनिए। यही मदरसे के टीचर लालू जी के कोठी में जाते हैं कि आज ईद का दिन है, बच्चे का कपड़ा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? अरे तो अभी आप बतलाइए ना, क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रहे थे? क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल रहा है ना। दिलचस्प स्थिति में बात पहुंच गई है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। माफी चाहूंगा किशोर जी, समय लेकिन दिलचस्प है 28 कोटि के पुराने ये तस्वीर, दिलचस्प है, और ये तस्वीर हमें मजबूर करती है कि हम इस मुद्दे पर। प्रमोद जी माफी चाहूंगा, प्रमोद जी समय नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर बनी है वो हमें मजबूर कर रही है कि हम इस मुद्दे पर आगे 1-2 एपिसोड में जरूर चर्चा करें। इस सवाल को लेकर फिर हम लौटेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप मेहमानों का भी समय मिलेगा। माफी चाहूंगा किशोर जी, समय बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि हम खुद मजबूर हैं, मुद्दा इतना दिलचस्प मोड़ ले लिया है कि इस पर आगे चर्चा की जानी जरूरी है, और हम वो जरूर करेंगे। अपने दर्शकों को भी निराश नहीं करेंगे, अपने मेहमानों की जो निराशा है उसे दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, मोहम्मद अफजल अब्बास जी और किशोर कुणाल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।